हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 5 व्हेन द पीपल रिबेल के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या डिमांड करी थी जिस डिमांड को मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो देखिए इसका आंसर है, हाँ एक चीज़ और देखिए, आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं। देखिए लंबे ना इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक तो क्वेश्चन में पूछी गई होती है। फिर क्या होता है कि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप सारे आंसर्स लिख पाएँ, इसलिए मैं आंसर्स में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करती हूँ। तो अगर अगर आप समझ गए हैं ना तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, और कुछ पॉइंट्स अगर आपको लग रहा है ये वाले काट सकते हैं तो काट दीजिए। फिर मैं आपको बता दिया करूँगी कि ये वाला पॉइंट आप अगर काटना चाहें तो काट दें, बट मैं समझाऊंगी ना पूरा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ये फ़ायदा होता है। तो देखिए इसका आंसर है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डिमांडेड कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज देयर हेयर। हेयर का मतलब होता है जो एक तरह से, जैसे कि मान लीजिए किसकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आगे देना, उसके बच्चे ले लें उस प्रॉपर्टी को, एक्वायर कर लें या उनके नाम वो प्रॉपर्टी हो जाए, ये होता है। मतलब वंशज होगा उस इंसान का, कि मतलब हर इंसान चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिले, तो एयर बच्चे होते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी कि उनके जो एडॉप्टेड सन है, मतलब उनके नेचुरल सन नहीं थे, उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया था, जो गोद लिया बच्चा है उसको प्रॉपर्टी का हक दिया जाए और किंगडम का राजा माना जाए, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी। एडॉप्टेड सन एज द हेयर ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो जो उनका अडॉप्टेड सन था कि उसको इस राज्य का हक मिले, बट ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज द रूलर ऑफ झांसी। मगर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एडॉप्टेड सन को, गोद लिए हुए बेटे को राजा मानने से इनकार कर दिया। और ये जो पॉलिसी थी ये थी बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या मतलब होता है, इसमें ना अगर मान लीजिए किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, खुद का सगा बेटा नहीं है, नेचुरल सन नहीं है, और उसने गोद लिया है, तो गोद लिए हुए बेटे को राजा, ब्रिटिशर्स या अंग्रेज नहीं मानेंगे। यही पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है उसको जो लॉर्ड डलहौजी था ना, ये डलहौजी जो था, इसने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। आप कैसे याद कर सकते थे कि डी से डॉक्ट्राइन, डी से डलहौजी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का ये मतलब था कि अगर कोई एडॉप्टेड सन है, कोई गोद लिया हुआ बेटा है, तो उसको अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसका वारिस नहीं मानेगी। एयर का मतलब होता है वारिस, कि जो प्रॉपर्टी राजा की है वो उसके बेटे को नहीं जाएगी। ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल एयर हिज किंगडम वुड लैप्स, मतलब ख़त्म हो जाएगी उसकी किंगडम, एंड सच किंगडम वुड बी अनेक्स्ड। अनेक्स्ड का मतलब होता है हड़प लेना, और ऐसी किंगडम को हड़प लेगा कौन, मतलब किसके अंदर चली जाएगी, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। हाउएवर कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियॉरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन हर प्लीज। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा था कि भाई जब उनके पति की डेथ हो गई थी तो उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको राजा माना जाए, मगर अंडर पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसका मतलब था कि जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको हम राजा नहीं मानेंगे। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रानी झांसी जो थी उनकी बात अंग्रेज़ों ने नहीं मानी, और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जो किंगडम थी, उनका जो राज्य था, उसको अनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ब्रिटिश एम्पायर में उनके राज्य को मिला लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को पता था कि भाई उनकी सुपीरियॉरिटी ज़्यादा है, मतलब उनकी सेना बहुत अच्छी है और वो झांसी को हरा देंगे। तो इसलिए उन्होंने रानी ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं मानी और उनके राज्य को हड़प लिया, और इसी में ही लड़ाई को लड़ते हुए ही लक्ष्मीबाई की डेथ भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ब्रिटिशर डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, मतलब उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और क्रिश्चियन बन गए, उनके इंटरेस्ट को, कि भाई उन्होंने धर्म बदला है तो उनका फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि भाई अंग्रेज़ों के धर्म में वो बदले हैं, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे उन लोगों के, मतलब उन लोगों को कोई नुकसान ना हो जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। ऐसा मतलब उन्होंने कैसी पॉलिसीज़ बनाई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए इसका आंसर है आफ्टर
1830 कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो 1830 के बाद क्रिश्चियन मिशनरी, देखिए क्रिश्चियन मिशनरी का काम होता था लोगों का धर्म परिवर्तन करना, मतलब कोई भी धर्म, हिंदू मुसलमान जो भी हैं, लोगों को धर्म बदलवाना लोगों का और उनको क्रिश्चियन बना देना। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का यही काम था। तो 1830 के बाद बहुत सारा हमारे देश का हिस्सा पार्ट जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में था, तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बिल्कुल खुली छूट दे दी कि तुम भई ये जो है धर्म परिवर्तन का काम करवा सकते हो। टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो लैंड, वो जो है लैंड ओन एंड प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि ज़मीन खरीद सकते हैं वो लोग और उस खरीदी हुई ज़मीन पर उनका अधिकार होगा। फिर 1850 में न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। फिर 1850 में एक नया लॉ और पास कर दिया, एक नया और कानून पास कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी में अपना धर्म बदलना, मतलब क्रिश्चियन बन जाना और आसान बना दिया अंग्रेज़ों ने। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor। तो क्रिश्चियनिटी में जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, जिन्होंने अपना धर्म बदला है, वो लोग अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर उनके पिताजी का घर है तो उनके बेटे का हक हो जाएगा, भले ही वो अपना धर्म क्यों नहीं बदल चुका हो। बदल लिया धर्म, क्रिश्चियन बन गया, फिर भी प्रॉपर्टी पे हक उसका ही रहेगा। तो मैनी इंडियंस बिगिन टू फील द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम एंड देयर ट्रेडिशन ऑफ लाइफ। अब मतलब धर्म बदलने के बाद पहले क्या होता था, अगर धर्म बदल लिया तो प्रॉपर्टी पे हक नहीं रहता था। अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, फिर भी प्रॉपर्टी पे हक रहेगा। तो काफ़ी लोगों ने अपना धर्म बदल लिया था। अब इस बातों से इंडियंस को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी जो वे ऑफ लाइफ है, जिस तरीके से हम लोग जीते हैं, उस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग ख़राब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपॉयज हैव टू द न्यू कार्टेजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़। तो नए कार्टेजेस थे, कि कार्टेजेस का मतलब होता था जो गोलियाँ, बारूद होता था ना, बंदूक में बारूद डाला जाता था। फिर उस बारूद से, उस कार्टेजेस से क्या प्रॉब्लम थी, जो सिपाही थे हमारे देश के, तो वो लोग सिपाहियों को सिपॉय बोलते थे अंग्रेज ना, तो इसलिए सिपॉय लिखा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर है, द न्यू कार्टेजेस वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। तो जो कार्टेज होता था ना, ऐसे करके होता था, इसके ऊपर ना, इसको ऊपर एक कवरिंग होती थी, इस कवरिंग को ना मुंह में डाल करके उखाड़ना पड़ता था और फिर बुलेट जो है वो डाली जाती थी बंदूक में। अब ऐसी अफवाह उड़ी या फिर बात सच थी कि इसके ऊपर जो कवरिंग है ना, वो उस पर काऊ का, गाय का भी मीट है और उसमें सूअर का भी मीट है, पिग का भी मीट है। तो देखिए सूअर जो है वो हराम, मतलब ऐसा होता है ना कि कहते हैं ये लोग अच्छा नहीं माना जाता है इस्लाम में, तो वो लोग इसको नहीं खा सकते, टच भी नहीं कर सकते। और जो काउज़ हैं, काऊ का मीट हिंदू नहीं खा सकते हैं। तो बोथ हिंदू और मुस्लिम सिपॉय जो थे, उन्होंने वर ऑफेंडेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज कार्टेजेस। अब मुंह में तो डाल ही नहीं सकते, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों ऑफेंड हो गए, मतलब गुस्सा हो गए कि भाई हम ये कार्टेज जो हैं ये मुंह में नहीं डालेंगे। तो ये आगे बताया जो मैंने आपको बताया अभी, बिफोर लोडिंग दीज कार्टेजेस इन द राइफल्स अ सिपॉय हैड टू बाइट इट टू ओपन द रैपर। तो रैपर को मतलब खोलने के लिए उसको बाइट करना पड़ता था, काट के खोलना पड़ता था। अब मुंह में डाल, दिस अफेक्टेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम। अब इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। कैसे हर्ट हुए कि भाई इस तरीके से खोलना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रही है, और खोलने की वजह से मुंह में डालना पड़ रहा है, तो भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो इससे वो हिंदू और मुस्लिम कंसिडर कर रहे थे कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं है। हिंदू और मुस्लिम की बात आ रही थी है ना यहाँ पे। तो हिंदू जो है वो काऊ को होली, पवित्र मानते हैं, और मुस्लिम पिग को बहुत ही डर्टी मानते हैं। तो दोनों के दोनों पवित्र चीज़ को और बहुत ही गंदी चीज़ को खाया नहीं जा सकता है ना। तो काऊ को हिंदू नहीं खा सकते और मुसलमान पिग को नहीं खा सकते। इसलिए क्या हुआ, देयरफॉर सिपॉयज रिफ्यूज टू यूज़ दीज न्यू कार्टेजेस। तो सिपॉयज ने मना कर दिया, भाई हम ये कार्टेजेस नहीं यूज़ करेंगे। They felt that British were trying to insult their religions। और सिपॉयज को लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके धर्म की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। However, the perception that Carthages were tainted added to the larger suspicion that Britain were trying to undermine Indian traditional society। और फिर उनमें ये भी बात आने लगी कि इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडिया के जो धर्म है, इंडिया में जिस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, ब्रिटिश उस चीज़ को बहुत ही तुच्छ नज़रिए से, बहुत ही छोटे नज़रिए से देख रहे हैं। ये वाली चीज़ भी लोगों को अब लगने लगी। फ्रॉम देयर पार्ट द ब्रिटिश डिड नॉट पे अनफ अटेंशन टू द ग्रोइंग लेवल ऑफ सिपॉय डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है नाराज़गी। अब मगर इतना सब कुछ हो रहा था, फिर भी जो है
अंग्रेज़ों ने कोई ज़रूरत नहीं समझी कि सिपाहियों के सामने कुछ क्लैरिफिकेशन दी जाए कि भाई ऐसा है ऐसा नहीं है, कुछ नहीं सोचा, कुछ उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, कोई वैल्यू ही नहीं दी इस मैटर को। फिर क्या हुआ, 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर। और इनफैक्ट 85 जो है सिपाही थे उनको मतलब सर्विस से हटा दिया और उनको 10 साल की जेल भी दे दी, क्योंकि उन्होंने, उनके ऑफिसर्स ने उनसे कहा था कि मुंह में डाल करके निकालो, उन्होंने, सिपाहियों ने मना कर दिया। तो भाई सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि डिसओबे किया है, उनको 10 साल की सज़ा दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। तो आखिरी मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी साल कैसे बिताए। तो जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब मुगल एम्परर हेल्ड ओनली सिम्बॉलिक वैल्यू। मतलब मुगल जो हैं, जब औरंगज़ेब मर गए थे तो बहुत ही कमज़ोर, उसके बाद जो मुगल एम्परर थे, मुगल जो राजा हुआ करते थे, बहुत ही कमज़ोर हुआ करते थे। बहादुर शाह जफ़र जो थे वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र। ऑल्दो आफ्टर औरंगज़ेब देयर वॉज no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continued to be symbolically important. औरंगज़ेब के बाद कोई पावरफुल तो था नहीं मुग़ल शासक, मगर फिर भी सिंबल था एक तरीके से कि मुग़ल अथॉरिटी का, सिर्फ सिंबल, एक चिन्ह टाइप का था, बाकी उनके पास कोई पावर नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट है, इन फैक्ट व्हेन मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफ़र द मुग़ल एम्परर एट दैट टाइम वॉज परसुएडेड एंड डिक्लेयर्ड एज द लीडर बाय द रिबेलियंस। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। तो फिर मतलब ऐसी हालत थी, बहादुर शाह जफ़र को कुछ मतलब नहीं था देश में क्या चल रहा है। 1857 का जो रिबेलियन हुआ था, मुग़ल एम्परर को उस टाइम लोगों ने परसुएट किया कि भाई आप इसका लीडर बन जाओ, बल्कि उन्हें कुछ करना नहीं था। फिर ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले किया था कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो लीडर के रूप में उभर के आए थे। वंस द रिवोल्ट वॉज सप्रेस, मगर जब रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया गया, बहादुर शाह जफ़र वॉज ट्राइड इन कोर्ट, ब्लाइंडेड एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो बहादुर शाह जफ़र को अंधा कर दिया गया और पूरी लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद कर दिया गया। हिज सन्स वर शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड बिफोर हिम। और उनके सामने ही उनके बच्चों को, उनके बेटों को मतलब जिंदा मार दिया गया, गोली से उड़ा दिया गया। फिर एट लास्ट ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। फिर रंगून में 1858 में बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया गया और बहादुर शाह जफ़र रंगून में उनकी डेथ हो गई, जेल में 1862 में। तो जेल में उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मे 1857। तो जो कॉन्फिडेंस था ब्रिटिश रूलर्स को इंडिया में कि भाई हम तो राज करते रहेंगे 1857 से पहले, वो कैसे बना था और उसके रीज़न क्या थे। तो देखिए इसका आंसर है, सिंस द मिड 18th सेंचुरी पावर ऑफ नवाब एंड राजा वॉज ऑन इट्स डिक्लाइन। तो मिड 18th सेंचुरी जो था 1757 और ऐसे वाला जो टाइम था, उसमें जो राजा नवाब सबकी पावर बहुत ही कम होती जा रही थी। प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन द कोर्ट फर्दर एडेड देयर अथॉरिटी एंड कर्टेल देयर फ्रीडम टू एडमिनिस्टर देयर किंगडम। अब जो है ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटेन के कुछ लोग रहा करते थे इन राजा महाराजा के किंगडम में, और उनकी अथॉरिटी को, मतलब राजा महाराजा कैसे डिसीज़न ले रहे हैं, हर चीज़ में वो लोग दखलंदाजी करते थे, और इससे राजा महाराजा की पोजीशन और भी ज़्यादा कमज़ोर हुए जा रही थी। 1757 से 1857 तक जो है कंपनी ने सक्सेसफुली अनेक्स किया था, मतलब अपने कब्जे में लिया था वेरियस इंडियन स्टेट वर्चुअली अनअपोज्ड बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स। इट रियली हैड टू यूज़ मिलिट्री पावर। और इसने ना 100 साल में बहुत सारे इलाकों को, बहुत सारे राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था। इकोनॉमिक पावर, कभी पैसा दे करके, कभी ऐसे ही मतलब ना इधर की उधर कर करके, एक राजा के साथ संधि करके दूसरे पे अटैक कर दिया, फिर जब दूसरा राजा कमज़ोर हो गया जिसके साथ संधि की थी उसी पे अटैक कर दिया। तो मिलिट्री पावर तो बहुत ही कम इन्हें इस्तेमाल करनी पड़ी, और ऐसे ही ये लोग बेवकूफ़ बना करके जो है राजाओं को मारे जा रहे थे और उनके राज्य को हड़पे जा रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि भाई ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, उनके दिमाग में ये आ गई थी कि इंडियंस तो बेवकूफ़ हैं। फिर देयर वर सेवरल रायट्स, रिबेलियन एंड रिवोल्ट्स विच अकर्ड बिफोर May 1857, बट all these were localized and were suppressed by the British then and there। 1857 से पहले छोटे मोटे रिवोल्ट होते थे, आंदोलन बहुत ही लोकल स्केल पे, तो उनको आराम से ये लोग सप्रेस करते थे। तो उन्हें लगता था कि हम तो इन्हें हरा ही देंगे, इंडियंस में कोई दम है ही नहीं।
तो इन द मिड 18th सेंचुरी पावर्स ऑफ नवाब, राजा, जमींदार सब खराब हो चुकी थी, इरोड हो चुकी थी. फ्रीडम ऑफ इंडियंस रूलर्स वॉज रिड्यूस्ड, देयर आर्म फोर्सेज वर डिसबैंड एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज वर टेकन बाय स्टेजेस. और मतलब आर्म फोर्सेज रखने की भी मनाही हो गई थी, फोर्स नहीं रख सकते थे, अपनी सेना नहीं रख सकते थे राजा, ज़मींदार, राजा और सबकी पावर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एकदम से ख़त्म कर दी थी. तो इनको लग ही नहीं रहा था भाई इनके पास पावर ही नहीं है तो हमारे खिलाफ विद्रोह कैसे करेंगे राजा महाराजा और कोई भी लोग अंग्रेज, ऐसा सोचते थे. दूसरा रीज़न ये था, अनदर रीज़न फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रिटिश वॉज द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी भी खत्म होती जा रही थी, सबसे बड़ी डायनेस्टी वो खत्म हो रही है, तो अंग्रेजों को लगा भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे. तो कंपनी थ्रू वेरियस मेजर्स एंश्योर्ड दैट डायनेस्टी केम टू एन एंड, और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि डायनेस्टी खत्म हो जाए. नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी. अब कॉइन्स पे पहले मुगल जो शासक थे उनके नाम वगैरह हुआ करते थे, उनको भी हटा दिया गया. और डिसाइड जैसे बहादुर शाह जफ़र को कैसे मारा, उनके डिसेंडेंट उनके बेटों को भी मार दिया. तो इन सब वजहों से उन्हें लग रहा था अंग्रेज़ों को कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता हमारे खिलाफ, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस थे. मगर 1857 में रिवोल्ट हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफ़र सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज़. बहादुर शाह जफ़र ने रिबेल्स को जो रिवोल्ट किया था हमारे देश के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में, बहादुर शाह जफ़र ने उसको सपोर्ट किया था. तो लोगों पर और राजाओं पर सब पर क्या असर पड़ा था इस बात का. देखिए इसका आंसर है, दो द रिबेल्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन द कंट्री टू एन एंड. रिबेल्स जो थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने सोच लिया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स का जो रूल है इसको हम ख़त्म कर देंगे. दे वर फेस्ड विद द क्वेश्चन एज टू हु वुड रूल द लैंड वंस द स्पेस ऑफ पावर फेल वैकेंट. बट उन्हें लगा कि भाई अंग्रेज़ों को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो रूल कौन करेगा, राज्य कौन करेगा फिर हमारे देश में. तो फिर क्या हुआ, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स रूलिंग फैमिलीज सिंस बहादुर शाह जफ़र एक्सेप्टेड लीडरशिप एंड एक्सटेंडेड हिट सपोर्ट टू द रिबेलियन. फिर लोगों ने कहा कि भाई कौन रूल करेगा, तो बहादुर शाह जफ़र के पास गए. फिर जब बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि ठीक है हम साथ देंगे, तो बाकी सारे जो राजे महाराजे थे उनको लगा कि हाँ भाई हम भी साथ देंगे और कुछ किया जा सकता है. तो ही आस्क्ड ऑल चीफ्स, और बहादुर शाह जफ़र ने सारे चीफ से, रूलर से, कंट्री के सबको मैसेज फॉरवर्ड किए और कहा कि हम सबको मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहिए. तो सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस. क्या क्या थी, ऑल स्मॉल एंड बिग किंगडम्स, किंग, नवाब, राजा, प्रिंस, जमींदार, चीफ एंड इवन मैनी हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस लीडर वेलकम दिस एंड जॉइन हैंड्स टू रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश. रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनेटेड and started to join other troops at nodal points like Delhi, कानपुर, लखनऊ. तो जैसे ही बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि भाई हम हैं इसके लीडर और हम इसको सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे राजा, बहुत सारे नवाब, जमींदार और रिलीजियस लीडर, पंडित, मौलवी वगैरह भी इस रिबेलियन को सपोर्ट करने लगे. और बहुत सारे जो हैं आर्मी के ट्रूप्स ने भी रिवोल्ट कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ. जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में ट्रूप्स ने कहा कि हम अब अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे. बहादुर शाह जफ़र्स डिसीजन टू bless rebellion changed entire situation dramatically. When people saw this alternative, possibly they felt inspired and enthusiastic. फिर जब बहादुर शाह जफ़र ने डिसाइड किया कि वो रिबेलियन, विद्रोह को सपोर्ट करेंगे, तो सारी सिचुएशन बहुत ही एकदम चेंज सी हो गई और लोग इंस्पायर हुए, एंथुसियास्टिक हो गए कि अब हम जीत सकते हैं. तो देखिए ये आंसर आप यहाँ तक ख़त्म भी कर सकते हैं, इतना सफिशेंट हो चुका है. अब आगे जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएँ. Many small rulers and chieftains felt that if Mughal ruler could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. उन्हें लगा कि अगर मुगल्स जो है आ जाएंगे फिर से, तो अब हमारी जो अंग्रेज़ों ने हड़प ली है अथॉरिटी, वो भी हमारे पास वापस आ जाएगी. फिर इसमें है, when the rebel forces reached Red Fort, Bahadur Shah was reluctant at first to take the might of the British. However, he had to give in and was thus proclaimed their leader. Having this symbolic head inspired rebel to fight the British with renewed confidence, hope and courage. फिर वो लोग मेरठ से सारे सिपाही गए थे रेड फोर्ट में रहते थे ना मुगल एम्पायर, वहाँ पर गए और उनसे कहा कि भाई आप हमारे लीडर बन जाओ. तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम आपके लीडर बन जाते हैं. पहले तो रिलक्टेंट थे, फिर मान गए. और फिर जब सबको लगा कि भाई बहादुर शाह जफ़र लीड कर रहे हैं, तो बाकी सब लोगों ने भी सपोर्ट किया और काफ़ी बड़ा विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ छिड़ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्रिटेन
succeeded in securing the submission of the rebel लैंड ओनर्स ऑफ अवध। तो ब्रिटिशर्स कैसे सक्सीड हो पाए थे सबमिशन, मतलब जो लैंड ओनर थे अवध के, जो ज़मींदार वगैरह थे, वो भी ब्रिटिशर्स के अंदर कैसे आ गए, मतलब ब्रिटिशर्स की बात कैसे मान ली उन्होंने। तो देखिए, ड्यूरिंग द रिवोल्ट डिफीट ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन अ नंबर ऑफ बैटल्स कॉज्ड नंबर ऑफ अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन वेरियस इंडियन स्टेट। रिवोल्ट जब हो रहा था तो ब्रिटिशर्स फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हार भी रही थी, तो काफ़ी सारे लोग हमारे देश के ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन रीजन ऑफ अवध। इन पर्टिकुलर द विलेजेस टुक टू आर्म्स एंड द लैंडलॉर्ड्स लीड देम। तो पूरे देश में चल रहा था, पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो अवध के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, वो मतलब एक सेना टाइप की उन्होंने बना ली और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगे। ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। और ब्रिटिशर्स को 2 साल लग गए इस पूरे आंदोलन को दबाने में। After defeat of the rebel forces, British had a two-pronged strategy to suppress rebels and the rebellion। तो डिफीट जब हो गई रिबेल्स की, जब रिबेल्स हार गए, तो ब्रिटिश को 2 तरीके की उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, रिबेल्स को और रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। मतलब रिबेल्स जो विद्रोह कर रहे हैं और रिबेलियन पूरा विद्रोह, तो विद्रोह और विद्रोहियों को दबाने के लिए 2 तरीके की पॉलिसी अपनाई। एक तो ये थी, ऑन द वन हैंड दे ट्राइड एंड हैंग्ड नंबर ऑफ रिबेल लीडर हु चेंज देयर अथॉरिटी एंड कुड डू सो अगेन इन फ्यूचर। एक तो क्या किया उन्होंने, सज़ा दी, बहुत सारे लोगों को टांग दिया, मार दिया, मतलब मरने की सज़ा मिल गई। दूसरी तरफ दे ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी ट्राई किया कि लोग फिर से उनके साथ आ जाए। एक तरफ तो सज़ा दी और दूसरी तरफ ये ट्राई किया कि लोग सारे के सारे वापस उनके लिए लॉयल हो जाए, उनका साथ दें। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड ओनर्स। तो जो लोग, जिन लैंड ओनर्स ने, जिन ज़मींदारों ने उनका साथ दिया था, उनको क्या किया गया, रिवॉर्ड दिए गए। दे वर एश्योर्ड दैट दे वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एन्जॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड। दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू ब्रिटिश एंड if they had not killed any white people, they would remain safe and their right and claims to land would not be denied। और जो लोग ने, मतलब जिन लोगों ने उनका साथ दिया था, उनको तो ज़मीनें वगैरह दी गई, बहुत कुछ इनाम दिए गए। और जिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था, मगर उन्होंने किसी भी वाइट को नहीं मारा था, मतलब किसी भी अंग्रेज को नहीं मारा था, तो उनसे कहा कि तुम अपने जो है लैंड राइट हम तुम्हें दे देंगे, मगर दोबारा तुम जो है कभी रिबेल नहीं करोगे। अगर करोगे तो फिर जो है तुम्हारे जो राइट्स हैं सब कुछ ले लिए जाएंगे और अब तुम्हें हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। ऐसे करके जो है लोगों को बहला फुसलाकर अपनी साइड इन्होंने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसी एज द रिजल्ट ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज़ को किस तरीके से बदला। तो इसका आंसर है, देखिए, चेंजेस इन द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश आफ्टर सप्रेशन ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857। क्या क्या बदलाव आए। तो ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहले कंपनी का रूल चलता था, अब ब्रिटिश सरकार का, सरकार मतलब राजा रानी, रानी का रूल रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट इन 1859 under which power of East India Company were transferred to British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. Governor General of India was given title of Viceroy. Viceroy गवर्नर जनरल जो पहले कहा करते थे, उन्हें वॉइसरॉय कहा जाने लगा। और पहले कंपनी का रूल चलता था, अब ब्रिटिश क्राउन का रूल रहेगा। और ब्रिटिश क्राउन बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई और गवर्नर जनरल बनाया, जिसका नाम पहले गवर्नर जनरल था, वॉइसरॉय उसको कहने लगे। और बहुत सारी पावर्स वॉइसरॉय को दे दी गई ताकि इंडिया में उनका जो रूल है, उनका राज्य सही तरीके से चलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज एबॉलिश्ड, राइट टू एडॉप्शन वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड द एडॉप्टेड सन वुड बी ट्रीटेड एज द हेयर टू द थ्रोन। तो जो पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी ना, जिसकी वजह से इतने सारे राज्यों ने विद्रोह किया, उसको हटा दिया गया। अब जो गोद लिया हुआ बेटा था, एडॉप्टेड सन था, उसको भी राज्य का अधिकार मिल सकता था। दे वर मेड टू एक्नॉलेज ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट, दस इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन। तो मतलब राज्य वापस कर दिए गए और जितने भी राजा थे उनसे ये कहा गया कि आपको जो है हमारी क्वीन को सबसे ऊपर मानना पड़ेगा, तो आप अपना किंगडम अपने पास रख सकते हैं।
आगे है प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द इंग्लिश आर्मी वॉज रिड्यूस। पहले इंग्लिश मतलब जो था आर्मी में बहुत सारे लोग इंडियंस थे, बट अब क्या करा इन्होंने, नंबर रिड्यूस कर दिया। ऑल इंपॉर्टेंट पोस्ट वर गिवन टू यूरोपियंस ओनली। इट वॉज डिसाइडेड दैट मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड अमंग गोरखा, सिख और पठान। तो गोरखा, सिख और पठान जो इनके साथ लॉयल रहे थे 1857 में, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों पे रखा जाएगा और बड़ी पोस्ट जो हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए, यूरोपियंस के लिए सेव करके रख दी गई। लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। और जो मुसलमान थे वही लीडर थे ना बहादुर शाह जफ़र, तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को मतलब अपने कॉन्फिस्केट कर लिया गया, मतलब हड़प लिया गया। अंग्रेज़ों ने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया और उनको सस्पिशन से, मतलब ऐसी नज़रों से देखने लगे कि ये विद्रोह कर सकते हैं। ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिबेलियन इन द बिग वे। ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स हैं, वही जो विद्रोह हुआ है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल हैं। पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी। ज़मींदारों को उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दी गई और मतलब बोला गया कि अब तुम्हारी सिक्योर है, तुम्हारे राइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से तुम्हें हक सारे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है promised non-interference in the sphere of religion. British assured that people of India that their religious customs, social practices would be respected and not interfered. और ब्रिटिशर्स ने लोगों से ये वादा किया कि आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, आपके जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हो गया है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।